हेलो स्टूडेंट, आई दिलीप कुमार फ्रॉम एसएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। सो बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में हमारी जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम चल रही है उसके अंदर हमारी लास्ट एल्गोरिथम जो है दैट इज़ मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। ठीक है, जैसा कि आपको बताया था मैंने, हमारी दो तरीके की एल्गोरिथम्स होती हैं। फर्स्ट इज़ अ प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव्स। ठीक है ना। प्रिमिटिव में क्या है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग चलती है प्रोसेसर टू प्रोसेसर। और नॉन प्रिमिटिव के अंदर जब एक बार प्रोसेस सीपीयू को असाइन हो जाता है तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होता, जब तक वो सीपीयू उसे छोड़ता नहीं है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता। दैट मीन्स कि प्रोसेसर एक बार सीपीयू के आएगा, दैट मीन्स प्रोसेसर विल बी कंप्लीट होके ही वो एग्जीक्यूट होके ही बाहर निकलेगा। ठीक है। सो हमने आपको प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव कई सारी थ्योरम्स पढ़ाई, कई का कंक्लूजन्स निकला। कोई किसी लेवल पर अच्छी है, कोई किसी लेवल पर अच्छी है, कोई बस टाइम के अकॉर्डिंग अच्छी है, कोई प्रायोरिटी बेस्ड अच्छी है। तो इन सब का कैलकुलेशन निकलने के बाद हमने लास्ट जो आपको जो पढ़वाई थी, हमने आपको मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग पढ़वाई थी हमने। उस क्यू शेड्यूलिंग में एक फॉल्ट था हमारा। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में क्या फॉल्ट था हमारा कि जो हमारा एल्गोरिथम जो चल रही थी वो बेस्ड ऑन फिक्स क्यू थी। दैट मीन्स कि उसके अंदर कोई प्रोसेस, अगर मान लीजिए किसी क्यू बेस्ड में हम बात कर रहे थे, जैसे कि हमने क्यू सेट कर ली कि ये प्रोसेसर इसी क्यू में आएगा। ठीक है, तो क्यू नंबर के अकॉर्डिंग हमने एक सॉल्यूशन क्वेश्चन भी करवाया था। तो क्या था कि जो प्रोसेस था वो जिस क्यू में आ गया, तो जब तक उस क्यू का नंबर नहीं आएगा, वो जब तक प्रोसेस उसी क्यू में बना रहेगा। दैट मीन्स से एक चीज़ हमारी निकल के आई थी, दैट इज कॉल्ड द स्टारवेशन। स्टारवेशन जो होता है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि पहले मैंने स्टारवेशन का एग्जांपल दिया था कि अगर कोई जिसकी बस टाइम जिसका बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना, तो अगर हम अकॉर्डिंग टू बस टाइम के उसे हम प्रायोरिटी सेट करते हैं, या फिर किसी प्रायोरिटी बेस जिसकी प्रायोरिटी बहुत कम हो और किसी की प्रायोरिटी बहुत हाई है, तो जिसकी कम होगी डेफिनेटली वो एग्जीक्यूशन के सबसे लास्ट में जाएगा। सेम चीज़ अगर बस टाइम जिसका ज़्यादा होगा, दैट मीन्स कि वो प्रोसेसर सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा डेफिनेटली। सो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए, कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रोसेसर छोटे छोटे आते जाते हैं और प्रोसीड होते चले जाते हैं, और जो बस टाइम जिसका अधिक होता है उसका टाइम ही नहीं आ पाता। ठीक है ना। लास्ट में आके क्या होता है, वो होल्ड हो जाता है, या फिर वो उस क्यू से, रेडी क्यू से बाहर निकल जाता है और लौट के सेकेंडरी मेमोरी चला जाता है, या फिर फॉल्ट हो जाता है कोई। ठीक है ना। तो दैट मीन्स इस स्टारवेशन को बचाने के लिए हमारे पास और भी एल्गोरिथम थी। राउंड रॉबिन इज बेस्ट एल्गोरिथम फॉर दिस टेक्निक। ठीक है ना, जिसमें स्टारवेशन जो है उसमें राउंड रॉबिन में क्या था, हर एक आपका टाइम क्वांटम के बाद हर प्रोसेस को जो है वो मौका मिलता था सीपीयू को जाने के पास। ठीक है ना। सो अगर हम बात करें कि यहाँ पर हम बात करें मल्टी लेवल फीडबैक, अब उसमें जो और जो एल्गोरिथम्स हम कर रहे थे, उन सारी एल्गोरिथम्स में अंदर आपने देखा हो कि क्यू हमारे पास एक ही थी, रेडी क्यू। उसी रेडी क्यू के अंदर सारे प्रोसेस हमारे रख गए थे, चाहे वो किसी कैटेगरी के हों। ठीक है ना। बट इसके अंदर क्या है कि हम प्योरिटी वाइज रखते हैं कि जिस जिस प्रोसेस की प्योरिटी हाई है उसके लिए अलग क्यू, जिसकी प्योरिटी मीडियम है उसके लिए अलग क्यू, जिसकी प्योरिटी लो है उसके लिए अलग क्यू। ठीक है। उसी क्यू वाइज हम उस प्रोसेस को असाइन करवाते हैं सीपीयू को, और सीपीयू उसी के अकॉर्डिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है ना। तो मल्टी लेवल जो क्यू शेड्यूल एल्गोरिथम थी, उसमें जो ड्रॉबैक थी हमारी, वो सेम केवल एक ही ड्रॉबैक थी हमारी, कि उसके अंदर अब जो प्रोसेस था वो क्यू में मूव नहीं होता था। ठीक है ना, जिस कारण से वो क्या होता था, वो डिले होता रहता था। तो हमारा यही कॉन्सेप्ट मल्टी लेवल फीडबैक क्यू में, आप देखिए जो मैंने दिखा हुआ है, टाइम क्वांटम 4, टाइम क्वांटम 8, दैट मीन्स ये जो हमारी क्यू है, रेडी क्यू 0, रेडी क्यू 1, रेडी क्यू 2, रेडी क्यू 4, 3। ठीक है ना। इसको हमने 4 नहीं, इसको हम 3 कर लेते हैं, दैट इज अ 3। ठीक है, इस तरीके से 4 रेडी क्यू बना रखी हैं, और हर एक को मैंने सीपीयू असाइन, मान लीजिए इसकी प्रायोरिटी हाई है, कोई प्रोसेस आता है उसका बस टाइम 2 या 4 है, तो क्या होगा, वो यहीं की यहीं बस्ट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, और सीपीयू को असाइन हो जाएगा। सीपीयू असाइन होगा, दैट मीन्स कि उसका टाइम क्वांटम चला होकर सीपीयू असाइन हो जाएगा पूरा। ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए इसको कोई असाइन होता है, कोई क्वांटम आता है सीधा लो प्रायोरिटी का, मीडियम प्रायोरिटी का, मीडियम प्रायोरिटी या हाई प्रायोरिटी का। तो मान लीजिए 12 का है, 4 यहाँ हो गया, सेकंड में आया, 8 यहाँ होके यहाँ पे हो गया। ठीक है ना। कोई लो प्रायोरिटी का आता है तो क्या होगा, डेफिनेटली वो स्टार्ट यहीं से होगा,
और धीरे 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 करके वो लास्ट में एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए अगर कोई शॉर्ट प्रायोरिटी का आता है, मतलब जिसकी हाई प्रायोरिटी है और शॉर्ट उसका बस टाइम है, तो डायरेक्ट ही आपका हाई प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सीपीयू से एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है कि यहाँ पर ये फीडबैक है, इसका जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट के लिए इनपुट होगा, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है नेक्स्ट के लिए इनपुट होगा, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट के लिए इनपुट होगा। देखिए लास्ट में आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो बात करना चाहता हूँ, देखिए यहाँ टाइम क्वांटम, दैट मीन राउंड रॉबिन वाली चीज लगाई है हमने, यहाँ पे टाइम क्वांटम, यहाँ पे टाइम क्वांटम, यहाँ पे एफसीएफएस, दैट मीन्स कि मुझे ये 4 ही रेडी क्यू में उस प्रोसेस को, चाहे कितना ही बड़ा प्रोसेस हो, उसको 4 रेडी क्यू में ही मुझे कंप्लीट करना है। ठीक, तो आप देखिए कि यहाँ पर तो टाइम क्वांटम चलेगा, इतना प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगर फिर भी उसका बस्ट टाइम अधिक है तो एफसीएफएस में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे वो सीपीयू को असाइन कर दिया जाएगा। डेफिनेटली इसमें टाइम लगेगा, बट स्टारवेशन की जो प्रॉब्लम थी, जो हमारे मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में आ रही थी, स्टारवेशन प्रॉब्लम, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं एजिंग। एजिंग क्या करता है, एक टाइम ड्यूरेशन के बाद उस प्रॉब्लम को, स्टारवेशन को खत्म कर देता है। तो इसी को कहते हैं, अगर स्टारवेशन की प्रॉब्लम को प्रिवेंट होना, दैट इज कॉल्ड द एजिंग। ठीक, सो कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, वो डिस्कस कर लेते हैं। इस एल्गोरिथम के मल्टी लेवल फीडबैक क्यों कहलाई गई? डेफिनेटली फीडबैक इसलिए कराई गई कि पहले का फीडबैक दूसरे के पास जाता, दूसरे का फीडबैक तीसरे के पास, तीसरे का चौथे के पास जाता, और उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट प्रोसीड कर दिया जाता है। ठीक है ना, सो आप पॉइंट्स पे बात करते हैं हम। पहले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। टू सॉल्व द मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग प्रॉब्लम, डेफिनेटली मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग हमने जो पिछली बार की थी, पिछली वीडियोस में, उसमें प्रॉब्लम्स आई थी, उसको दूर करने के लिए हमने मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इंप्लीमेंटेड करी। ठीक, सेकेंड पॉइंट, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग अलाउ अ प्रोसेस टू मूव बिटवीन क्यू। डेफिनेटली उसके अंदर क्या होता था, एक बार अगर क्यू में कोई प्रोसेस आ गया तो उसी में उसको प्रोसीड होना है, वो क्यू को जो है वो चेंज नहीं कर सकता था। इसमें क्या है, इसमें मूवमेंट होगा, हर प्रोसेस का हर क्यू के अंदर मूवमेंट हो सकता है अगर उसका बस टाइम अधिक है तो। ठीक, थर्ड पॉइंट, द आइडिया इज टू सेपरेट प्रोसेस विद डिफरेंट सीपीयू बस कैरेक्टरिस्टिक। डेफिनेटली दो कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं। देखिए, इफ प्रोसेस यूज टू मच सीपीयू टाइम, अगर प्रोसेस सीपीयू टाइम को ज़्यादा लेता है, ठीक है ना, दैट मीन्स कि उसका जो बस टाइम वो अधिक है, तो हम क्या करेंगे, वो मूव करते हैं, हम हाई से लो की तरफ मूव करते हुए चले जाएंगे। ठीक, इफ ए प्रोसेस दैट वेट टू लॉन्ग इन अ लो प्रायोरिटी, अगर कोई लो प्रायोरिटी में वे, डेफिनेटली लो प्रायोरिटी में है और हम उसको एफसीएफएस में डाल दिया है हमने, ठीक है, और एफसीएफएस में डालने का लॉस क्या रहा, हमें लॉस ये रहा बेटा, हमें एफसीएस में हमने डाल दिया और उसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है, और मान लीजिए और उसका बस टाइम 2 ही है, ठीक है ना, और फर्स्ट कम में पहले जो आया उसका बस टाइम जो हमारे पे, अगर हम इसको क्यू के थ्रू होता हुआ है और उसका बस टाइम मान लीजिए कि 100 है, तो वो 2 वाला क्यों वेट करवाए हम, उसको क्या करेंगे, हम उसको मूव कर देंगे हाई प्रायोरिटी बेस पे। ठीक है ना, उससे वो क्या होगा, हाई प्रायोरिटी पे ऊपर पहुंच जाएगा और वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक, तो ये 2 कॉन्सेप्ट हमारे सीपीयू बस कैरेक्टरिस्टिक के अंदर निकल के आए। ठीक है ना, और इससे सबसे बड़ी बेस्ट चीज़ है हमारी ये है कि हमने मल्टी लेवल को यूज़ कर रहे हैं हम इसमें। ठीक है ना, क्यू हम पे ज़्यादा है, एक साथ कई सारे प्रोसेस हमारे इस क्यू में आ सकते हैं। ठीक है, और इससे हमारी स्टारवेशन की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो रही है। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग कीप एनालाइजिंग द बिहेवियर, टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस एंड अकॉर्डिंग टू विच चेंजेस प्रायोरिटी। ठीक, डेफिनेटली बात करते हैं, अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है वो किसी चीज़ को एग्जीक्यूशन करने में, प्रोसेसेस को, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी प्रायोरिटी को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक, ए मल्टी लेवल फीडर क्यू शेड्यूलर इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर। अब जब हम करते हैं मल्टी लेवल फीडर क्यू शेड्यूलर के थ्रू, तो क्या क्या चीज़ हमारे पास पैरामीटर्स होने चाहिए। फर्स्ट थिंग इज दैट द नंबर ऑफ क्यू, डेफिनेटली नंबर ऑफ क्यूज होनी चाहिए। भाई मूवमेंट किस में करेगा वो, क्यूज के बीच में, तो क्यूज भी होनी चाहिए हमारे पास। ठीक, सेकेंड पॉइंट, द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम फॉर ईच क्यू। ओके, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जितनी भी क्यू होंगी, हर क्यू की अपनी एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम यूज करेगा। ठीक, थर्ड पॉइंट, द मेथड यूज टू डिटरमाइन व्हेन टू अपग्रेड अ प्रोसेस टू ए हाई प्रायोरिटी क्यू। ठीक, अपग्रेड करेगा तो हाई प्रायोरिटी क्यू की तरफ जाएगा, और डिग्रेड करेगा दैट मीन्स उसे डिमोट करेगा तो लो प्रायोरिटी की तरफ जाएगा कोई भी प्रोसेस। ठीक,
और उसके बाद लास्ट पॉइंट है द मेथड यूज टू डिटरमाइन विच ए क्यू प्रोसेस विल एंटर व्हेन दैट प्रोसेस नीड सर्विस। ठीक, कब एंटर करेगा क्यू के अंदर, जब उसे जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली प्रोसेस करने के लिए। भाई किसी भी क्यू में कोई प्रोसेस जब ही तो आएगा जब वो प्रोसीड होने के लिए आएगा, सीपीयू के लिए पास जाएगा, ठीक है ना। तो नीड उसे सर्विस की जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली आएगा और वो प्रोसीड होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं इसका, आप क्वेश्चन से और इजीली समझ आएगा। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। ठीक, जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स है। प्रोसेस दे रखे हैं हमारे पास P1 P2 P3 एंड P4, 4 प्रोसेस हैं। ठीक, अराइवल टाइम सबका जीरो है, दैट मीन्स जीरो पे ही सारे के सारे एक्टिव हो गए, सारे के सारे क्यू में आ गए हमारे। ठीक, बस टाइम देखिए, जो बस टाइम दे रखा है P1 का 53, P2 का 17, P3 का 68 और P4 का 24। ठीक है, ये तो हमारे पास टेबल दी हुई है। और जो हमारे पास इन्होंने क्वेरी दी है उस क्वेरी के अकॉर्डिंग Q1 इज ग्रेटर देन Q2 इज ग्रेटर देन Q3 मीन्स दैट इज अ प्रियोरिटी। ओके, तो Q1 मतलब Q1 जो हमारे पास जो क्यू दे रखी हैं रेडी क्यू जो है दैट इज अ रेडी क्यू, रेडी क्यू प्रियोरिटी। तो रेडी क्यू प्रायोरिटी जो है, अगर Q1 की बात करें तो उसकी प्रायोरिटी हाई है, Q2 की प्रायोरिटी जो है उससे लो है, Q3 की प्रायोरिटी जो है उससे और भी लो है। दैट मीन्स जो अभी हम आपको मेनली जो हमने इसका फीडबैक का जो डायग्राम था उसके अंदर जो टॉप पर थी दैट इज अ हाई प्रायोरिटी, जो बीच में थी दैट इज अ मीडियम प्रायोरिटी और लास्ट में थी दैट इज अ लोअर प्रायोरिटी। ठीक है ना, तो दैट मीन्स के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे इसमें हम। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और नीचे हाँ एक चीज़ और, जो Q1 है दैट मीन्स जो टॉप प्रायोरिटी पर है, तो उसकी वो किस पे वर्क कर रहा है, वो क्यू वो राउंड रॉबिन की तरह चलेगा, और जिसका टाइम क्वांटम 17 दिया हुआ है। जो Q2 है वो भी राउंड रॉबिन की तरह है, उसका टाइम क्वांटम जो है 25 दिया हुआ है। और जो Q3 दैट इज लास्ट जो लोअर प्रायोरिटी की जो क्यू हमारी, वो FCFS के अकॉर्डिंग वर्क करेगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, 3 क्यू बनाते हैं। ठीक, चलिए ये 3 क्यू बन गई। अब जो फीडबैक वाला मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग क्या कहती है कि यहाँ से भी जो एग्जीक्यूट हो सकता है, यहाँ से भी एग्जीक्यूट हो सकता है, यहाँ से भी एग्जीक्यूट होता है। डिपेंड करता है कि जो इस प्रायोरिटी के अंदर जो इसको पहले फुलफिल करेगा क्यू को वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा, वो फीडबैक के थ्रू हमारा नेक्स्ट क्यू की तरफ मूव करेगा। सेम अगर इसमें बचता है तो ये क्या करेगा, फीडबैक के थ्रू हमारा नेक्स्ट क्यू में मूवमेंट, और लास्ट में तो हमारा CPU को असाइन होना ही होना है। ठीक है ना, इन सबको। ठीक, सो दैट इज फॉर Q1, दैट इज फॉर Q2 एंड दैट इज फॉर Q3। ठीक, अब इसका हम गेन चार्ट बनाते हैं। ठीक है, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा टेक्निक है, बस थोड़ी सी। आप देखिए जरा, अभी होता है सॉल्व। चलिए अब थोड़ा सा बना सकते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले देखिए कि हम बात करें मल्टी लेवल क्यू की, तो इसमें क्या है कि जैसे ही हम जीरो पे पहुंचते हैं, ठीक, तो इसमें क्या है, सबसे पहले सारे प्रोसेस जो है हमारे जीरो पे एक्टिवेट हो गए, तो जीरो पे ही एक्टिवेट हो गए हैं। तो हम मान लीजिए इस तरीके से सेट होंगे, हम इस तरीके से आएंगे, ठीक है ना। प्रोसेस सारे वन में ही आएंगे क्यू में, सारे के सारे जीरो पे एक्टिवेट है, सारे Q1 में ही आएंगे। उसका जो बचेगा वो नेक्स्ट में जाएगा, उसका जो बचेगा वो नेक्स्ट में, दैट फीडबैक चलेगा इसमें। ठीक है, तो अब ये सारे के सारे प्रोसेस सबसे पहले कौन सा आएगा, P1, फिर P2, फिर P3 एंड P4। इसलिए लिखा है मैंने, तो अब तक हम क्वेश्चन में क्या करते थे, यहाँ पे लिखते थे, उनको काट देते थे। अब क्या, मैं इधर से मूव करेंगे, इसमें आ जाएंगे और हम काटते हुए चलेंगे। ठीक, सबसे पहले कौन सा है हमारा, P1। चलिए जी, जीरो पे P1 आया। ठीक है, अब P1 देखिए कितना चलेगा हमारा, P1 की क्या क्या क्राइटेरिया है। P1 का मतलब है Q1, Q1 का क्या क्राइटेरिया, Q1 17 इसका टाइम क्वांटम है, तो ये केवल 17 ही चलेगा, 17 चलेगा। तो 53 में से 53 में से 17 गए, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा हमारा, यहाँ पे बचा हमारा 36। ठीक है, 36 बचा हमारा यहाँ। ठीक है, 36 बचा हमारा, और ये यहाँ पर से हट गया, ये P1
इस क्यू में आ गया सेकंड में, ठीक। उसके बाद अब दूसरा बचा P2 चला। P2 कितना चलेगा, ये भी 17 ही चलेगा क्योंकि टाइम क्वांटम 17 ही है, ठीक है। अरे ये तो P2 तो कंप्लीट ही हो गया यहाँ पर हमारा, ठीक है, ये P2 कंप्लीट हो गया यहाँ, ठीक। उसके बाद इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। P3, अब P3 हमारा कितना चलेगा, डेफिनेटली ये भी 17 ही चलेगा। और P3 क्या है हमारा 68 है, 68 का मतलब है कि ये 51 बचा, ठीक है ना। और P3 हमारा यहाँ पर भी आ गया, यहाँ से हट गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या चलेगा P4, P4 कितना चलेगा हमारा 17 चलेगा ये भी, तो ये 68 पे पहुंचा हमारा। उसके बाद यहाँ पर ये कटा तो ये कितना बचा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, मतलब 7 बचा। और इसका मतलब ये भी P4 हट गया हमारा, ये सेकंड क्यू में पहुंच गया, ठीक। अब देखिए फर्स्ट क्यू में हमारे पे 4 थे, सेकंड क्यू में 3 रह गए हमारे, ठीक। और यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखते हैं हम, इसमें भी पहले P1 प्रोसीड होगा, क्वांटम इसका कितना है 36 है, ठीक। चलिए टाइम क्वांटम सॉरी बस टाइम 36 है, इसका टाइम क्वांटम है 25, ओके। तो P1 चला, कितना चला हमारा 25, तो 68 + 25, 8 5 13, ठीक 25, 6 2 8 1 9, 93। चलिए P1 93 चला हमारा, तो वो हमारा इसमें से 25 में गए 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, दैट मीन्स कितना बचा हमारा 9 10 11 11 बचा है हमारा, ठीक है ना। और ये हमारा फिर क्या हुआ, यहाँ से P1 हट के हमारा Q3 में पहुँच गया, ठीक है। अब P3 पे आते हैं, P2 तो कंप्लीट हो चुका हमारा, ठीक है ना। उसके बाद P3 में आते हैं, 51 है, इसमें से हमारा चलागा P3, ठीक है। P3 कितना चलेगा हमारा इसमें 25, तो 51 में से 25 गए तो बचे 26, ठीक है जी। तो इसे 26 बचे, और ये 93 में अगर हम 25 जोड़ेंगे तो 118 हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद ये हमारा P3 हटकर यहाँ पहुँच गया। P4 देखिए, P4 में क्या है 7 है केवल, तो P4 7 ही चलेगा हमारा केवल, 18 19 20 21 22 23 24 25, दैट मीन्स 125 तक ही चला, और ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ तो समझ आया। उसके बाद हमारी लास्ट क्यू बचती है Q3, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे कौन कौन से प्रोसेस बचे, ये तो कंप्लीट हो गया। अब बचा हमारा यहाँ पर P1 और P3। P1 P3 किसके अगेंस्ट अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, ये करेंगे FCS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, दैट मीन्स पहले P1 आता है, ठीक है ना। चलिए P1 आया, P1 कितना चला यहाँ पर हमारे पास, कितना बचा है P1 26, 26 से कितना P1 कितना, सॉरी ये तो हो गया हमारा P1 तो 11 ही है केवल, है ना। P1 11 है, तो 11 का मतलब 125 और 11 136, 136 तक चला हमारा ये P1 कंप्लीट हो गया। उसका हमने बोला FCFS है, दैट मीन्स ये पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। ये 136 में कितना बचा है हमारा, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये बचा 26, ये तो कंप्लीट हो गया 26, 126 और 36, दैट मीन्स कितना हुआ 6 6 12, 2 और 2 और 3 2 5 1 6, ठीक, और 162, ठीक, टोटल ये हो गया हमारा P3। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। गैंट चार्ट बन गया, क्यू में सॉल्व हो गया, हमारे तीनों क्यू में आ गई थी वैल्यू, इतना समझ आ गया हमारा। मल्टी लेवल फीडबैक क्यूइंग हमारी इस तरीके से सॉल्व होगा सवाल, ठीक है। कोई और भी अगर हमारे एल्गोरिथम देता हमें उसी तरह हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब सेम चीज़, कुछ नहीं बचा इसमें, सारी चीज़ हमारे पास आ चुकी। अब देखिए P1 का कंप्लीशन टाइम, देखिए P1 का है कंप्लीशन टाइम 136, ओके। P2 का कंप्लीशन टाइम देखिए, P2 का कंप्लीशन टाइम कहीं और है 34, ओके। P3 का कंप्लीशन टाइम देखिए 162 है, ठीक है 162। P4 का कंप्लीशन टाइम 125, ओके। देखिए ये निकल गया हमारा। उसके बाद सॉल्यूशन करना कितना आसान होता है, टेट मतलब CT - 80, सब 80 जीरो हैं, तो 136 34 162 125, ठीक। WT मतलब TAT - BT, ओके, दैट मीन्स 136 - 53, दैट मीन्स कि 83,
34 minus 17, that means 17. 162 minus 68, that means 94. 68 है ना, हाँ ठीक है 94. 125 minus 24, that means 101. ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम निकाल सकते हैं एवरेज TAT, इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ने पाएगा 457 अपॉन 4 है प्रोसेस, तो इसका आंसर निकल के आया हमारा 114.25. ठीक, और इसको जोड़ेंगे हम एवरेज वेटिंग टाइम की बात करें तो इसमें आएगा हमारा जोड़ने पे 295 अपॉन 4 इजिकल टू 73.75. ठीक, सो आई थिंक आपके मल्टी लेवल फीडबैक क्यूइंग शेड्यूलिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, दिमाग में आ गई होगी. इसी के साथ हमारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की जितनी भी टेक्निक्स थी हमारी वो सब खत्म होती हैं. थैंक यू.